शुरुआत यहाँ हुआंगफू एम्परर से होती है, जिसके पास किन्यू का लेटर आया हुआ था और उसे वेपन फोर्जिंग के लिए कुछ ऑर्डिनरी मटेरियल्स चाहिए थे, जिस पर हुआंगफू एम्परर तो एग्री हो गया था, लेकिन अभी भी वो काफी सारा परेशान दिखाई दे रहा था। इसलिए उनकी बीवी सवाल करते हुए कहती है कि एम्परर आखिर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों है, जिस पर एम्परर बताता है कि उनके हुआंगफू क्लैन को कुछ हाई लेवल के हेमली वेपन्स चाहिए, जिन्हें फोर्ज करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए इन्हें मजबूरन ओईजी को बुलाना होगा। जो सुनकर तो एम्परर की बीवी भी सरप्राइज हो गई, क्योंकि ओईजी की प्राइस बहुत ही ज्यादा थी। वो एक हाई ग्रेड के हेवली लेवल वेपन को बनाने के लिए 10 गुना ज्यादा कीमत चार्ज करता था। मगर एम्परर परेशान होते हुए जवाब देकर कहते हैं कि वैसे भी उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब से वेपन फोर्जिंग मास्टर चिमी गायब हुआ है, उसके बाद से हम मजबूर हो गए, क्योंकि अब इस डिवाइन रेल में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो कि हाई ग्रेड के हेवनली वेपन्स को फोर्ज कर सकते हैं। पहला है डुआनमू क्लैन का मास्टर फेंग, दूसरा है द थंडर पनिशमेंट सिटी का ओईजी। और वैसे भी एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को अपने सामने फोर्ज होता हुआ देखकर किन्यू भी मास्टर ओईजी से कुछ सीख लेगा। इसलिए एम्परर ने फौरन से किन्यू को इनविटेशन लेटर दे दिया था कि वो आकर मास्टर ओईजी को ये वेपन फोर्जिंग करता हुआ देखे। जो बात जब मिस जियांगली ने सुनी तो वो किन्यू से कहती है कि तुम्हें तो हुआंगफू एम्परर काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी से भी शादी कर लो। ये सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम अच्छे से जानती हो कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सके। ये सुनकर तो मिस जियांगली भी मुस्कुराने लगी और दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ हुआंगफू पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्यू के साथ साथ कैप्टन हुआंगजिंग भी मौजूद थी। तभी अचानक यहाँ पर कैप्टन हुआंगजिंग का ब्रदर लियो शुई भी आ जाता है, जो कि किन्यू को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। किन्यू भी उसे देखते हुए खुश होकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ गए, लगता है कि तुम्हें भी वेपन फोर्जिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। इस पर कैप्टन हुआंगजिंग किन्यू को बताती है कि हाँ, फादर ने स्पेशली लियो शुई को भी ये वेपन फोर्जिंग देखने के लिए बुलवाया हुआ था। वैसे मैंने सुना है कि किन्यू तुम भी पिछले कुछ अरसे से वेपन फोर्जिंग सीख रहे हो, जिसके लिए तुमने कई सारे ऑर्डिनरी मटेरियल्स भी फादर से मांगे थे। यहाँ ये सारी बातें सुनकर तो लियो शुई एक्साइटेड होते हुए किन्यू से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को फोर्ज कर सकते हो। इससे पहले कि किन्यू कोई भी जवाब दे पाता, तभी अचानक कैप्टन हुआंगजिंग यहाँ अपने भाई से कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। किसी भी हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को फोर्ज करने के लिए कम से कम कल्टीवेटर को 100 मिलियन साल तक की कल्टीवेशन और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और तुम किन्यू से भला ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, उसको तो अभी कल्टीवेशन करते हुए जरा अरसा भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो याद करता है जब वो जियांगलिन आर्टिफैक्ट के अंदर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसने सिर्फ ऑर्डिनरी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए एक मिड ग्रेड के हेवनली लेवल वेपन को फोर्ज कर दिया था, जिस पर मास्टर जियांगलिन तो किन्यू की तारीफ कर रहे थे। इस पर किन्यू ने अपने मास्टर को बताया था कि अगर मुझे सही मटेरियल्स मिले तो मैं आसानी के साथ एक हाई ग्रेड के हेवनली लेवल वेपन को फोर्ज कर सकता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर जियांगलिन काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो किन्यू से कह रहे थे फिर तो तुम्हें बाहर की दुनिया में जाकर सब लोगों के सामने खुद की इस एबिलिटी को दिखाना होगा, क्योंकि अगर तुमने ये कारनामा कर दिया तो हुआंगफू क्लैन तुम्हें अपने सक्सेसर की तरह चूज कर लेगा, और इसके बाद तुम बाकी के 8 मेजर फैमिलीज की तरह हुआंगफू क्लैन की तरफ से मिस जियांगली का रिश्ता मांगने के लिए मैरिज प्रपोजल में हिस्सा ले सकते हो। यहाँ पर जब किन्यू ये सब सोच रहा था, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर ओईजी आ जाता है, जो कि वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर है, और वो काफी सारा एटीट्यूड में दिखाई दे रहे थे, जो देखकर किन्यू भी समझ गया था कि बेशक मास्टर ओईजी अभी तक गॉड किंग लेवल में नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर होने की वजह से उसे गॉड किंग लेवल की इज्जत मिल रही थी। यानी कि अगर मैं वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर भी बन जाऊं, तब भी मेरे लिए मिस जियांगली के साथ शादी करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ओईजी तो काफी ज्यादा एरोगेंटली यहाँ एम्परर से कह रहे थे कि किसी को भिजवाकर जल्दी से जल्दी मटेरियल्स को मंगवा दिया जाए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। और जब मटेरियल्स उनके पास आ गए तो वो फौरन से एक आइसोलेशन बैरियर क्रिएट करते हुए कहते हैं कि मुझे जरा सा भी शोर शराबा नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी शोर शराबा करते हुए मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की और वेपन फोर्जिंग फेल हो गया तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसी तरह के नखरे करते हुए आखिरकार उन्होंने अपने बड़े से फर्नेस को समन कर लिया, जिसके बाद वो 10 परफेक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद प्रीशियस मटेरियल्स को फोर्ज करना शुरू कर देते हैं, जहाँ शुरू का प्रोसेस ही उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर ओईजी ने कई सारे प्रीशियस मटेरियल्स को जाया कर दिया, मगर कुछ देर के बाद कुछ मटेरियल इस फर्स्ट प्रोसेस में कामयाब हो गए और वो आगे की तरफ जाते हुए फर्नेस में रिफाइंड होने लगे, जिन्हें बाद में मास्टर ओईजी ने अपने हैमर से ठोकते हुए एक सोर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते मास्टर ओईजी यहाँ पर एक हाई ग्रेड के हेवनली लेवल वेपन को बना देते हैं, जिसे देखते हुए क्राउन प्रिंस किन्यू से सवाल करते हुए कह रहा था कि किन्यू तुम ये सारा के सारा प्रोसेस कैसा लगा। इस पर किन्यू कमेंट करते हुए बताता है कि प्रोसेस तो काफी अमेजिंग था, लेकिन मास्टर ओईजी ने कई सारे कीमती मटेरियल्स को जाया
कर दिया। साथ ही साथ उनका जो हाई ग्रेड हेमनली वेपन है वो भी बड़ी मुश्किल से इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा है। ये बात जब मास्टर डीजी ने सुनी तो वो किन्यू पर भड़क पड़े। वो किन्यू से कहते हैं कि ना समझ बच्चे, आखिर तुम ये किस बात पर बहस कर रहे हो? जिस चीज में तुम्हारी नॉलेज ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। इस पर किन्यू सामने की तरफ आते हुए कहता है, इसमें बहस करने वाली कौन सी बात? सब लोग ये अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि तुमने 48 प्रीशियस मटेरियल्स को जाया करके एक हाई ग्रेड के हेमनली वेपन को बनाया। इस पर मास्टर डीजी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ 48 मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी ये देखो कि मैंने एक हाई ग्रेड के हेमनली वेपन को बनाया है, जिसके लिए ये कीमत तो वर्थ इट है। इस पर किन्यू कहता है कि हाँ, और जहां तक बात है इस हाई ग्रेड के हेमनली वेपन की, तो आप भी जानते हैं कि हाई ग्रेड के हेमनली वेपन अपर टायर की भी होते हैं और लोअर टायर की भी, और ये वेपन लोअर टायर का है। इस पर मास्टर ओईसी बहाना लगाते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ब्लैक क्लाउड स्टोन नहीं था, मैंने स्काई क्लाउड स्टोन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इस वेपन की पावर में थोड़ा बहुत फर्क आ गया। लेकिन आखिर तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें इतना कुछ ही मालूम है तो क्यों ना तुम भी इन सारी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए मुझसे भी ज्यादा मजबूत हाई ग्रेड का हेमनली वेपन क्रिएट कर दो। जो सुनकर तो किन्यू फौरन से इसके लिए एग्री हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर को भी किन्यू पर पूरा भरोसा था और वो यहाँ पर वो सारे के सारे मटेरियल फौरन से समन कर देते हैं। लेकिन किन्यू एम्परर को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इतने मटेरियल्स नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ इसके आधे चाहिए, मेरे आधे से ही काम हो जाएगा। जो देखकर तो मास्टर डीजी मुंह बनाने लगा। उससे लग रहा था कि किन्यू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू जानता रहा कि वो क्या कर रहा है। किन्यू ने शुरू में ही अपने क्यानको इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही सर वो अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करते उन मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू कर चुका। ये सब देखकर तो मास्टर डीजी भी शॉक हो गया था, लेकिन अभी भी उसे किन्यू पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि किन्यू बेशक कुछ टेक्निक्स में बेहतर है, लेकिन वो फिर भी एक हाई ग्रेड के हेमनली वेपन को रिफाइन नहीं कर पाएगा जब तक कि किन्यू ने अपने वॉइड रिफाइनिंग हैमर को बाहर की तरफ निकालकर 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर दिया। इस टेक्निक को देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर ची में भी इसी तरह की किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने सब लोगों के सामने देखते ही देखते एक हाई ग्रेड के हेमनली वेपन को फौरन से फोर्ज कर दिया, जिस वेपन में किन्यू अलग अलग एलिमेंट्स की पावर भी ऐड कर देता है। लेकिन अभी भी फाइनल स्टेप बाकी था, जिसे स्पिरिचुअल एक्टिवेशन कहते हैं। जो स्पिरिचुअल एक्टिवेशन टेक्निक को मास्टर डीजी ने परफॉर्म नहीं करा था, क्योंकि इस टेक्निक को अकेले ही परफॉर्म करने में हजारों साल लग जाते और मास्टर डीजी इतना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने तो यहाँ पर अपने क्यानको इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्पिरिचुअल एक्टिवेशन टेक्निक को फुल एंड फाइनल खत्म कर दिया। जो देखकर तो मास्टर डीजी की आंखें पटी की पटी रह जाती और वो शौक होते हुए कह रही थी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस स्पिरिचुअल एक्टिवेशन को करने में मुझे भी हजारों साल लग जाते, इस लड़के ने ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे कर दिया। यहाँ इस वेपन को फोर्ज करने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू वो सोर्ड फौरन से मास्टर डीजी के भी हवाले कर देता है, जिन्हें वो कह रहा था कि देखकर बताइए कि आखिर ये वेपन कैसा है। मास्टर डीजी तो उस सोर्ड की पावर को देखते हुए हैरान होकर कह रहे थे कि इसके अंदर तो सोल डिवोरिंग की पावर भी है, इसलिए वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो किन्यू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि तुम इस लेवल के वेपन को फोर्ज कर सको। लेकिन मिस वांगजिंग उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि आपने अपनी आंखों से देखा है कि किन्यू ने सब लोगों के सामने इस वेपन को फोर्ज किया है, आखिर आप ये तो नहीं कहना चाहोगे ना कि ये वेपन नकली है। इस पर मास्टर डीजी जवाब देते हुए कहते हैं कि ये वेपन असली है या फिर धोखा, ये जानने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। जो सुनकर तो किन्यू भी इसके लिए फौरन से एग्री हो गया और हम देखते हैं कि किन्यू ने फौरन से अपने एक सर्वेंट को वहां पर समन कर लिया था, जिसका नाम कैंग की था और वो एक लो लेवल का हेमनली गॉड है। किन्यू यहाँ पर कह रहा था कि क्यों ना हमारे सर्वेंट इन वेपन्स को लेकर आपस में फाइट करे, जिससे फैसला हो जाएगा कि कौन सा वेपन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एम्परर ने भी इस बात की इजाजत दे दी थी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डीजी तो काफी ज्यादा चालाक निकला। वो अपने वेपन को एक ऐसे सर्वेंट के हवाले कर देता है जो कि एक हाई लेवल का हेमनली गॉड था, उसका नाम था जाओडिंग। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जाओडिंग और कैंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ गए थे। सब लोग इस फाइट को होता हुआ देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि किन्यू का सर्वेंट, उसका कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा लो है, आखिर किन्यू ने ऐसे सर्वेंट को क्यों चूज किया होगा, कहीं वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि ये सारी बातें बिल्कुल सही साबित हो रही थी। जाओडिंग कैंग पर भारी पड़ रहा था और कैंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर तो मास्टर डीजी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू को अभी भी कोई फिक्र नहीं हो रही थी। जबकि मैदान के अंदर जाओडिंग कैंग से कह रहा था कि चाहे तुम्हारे पास कितना ही पावरफुल वेपन क्यों ना हो,
लेकिन मेरा कल्टिवेशन लेवल तुमसे हाई है इसलिए तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और ये कहती ही वो अपने थंडर एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से कैंग पर हमले करने लगा। जिन अटैक्स के दौरान अचानक से किन्यू की आवाज कैंग के कानों में सुनाई दी, जो कि कैंग से कह रहा था कि अपने वेपन पर भरोसा रखो, अपनी जिंदगी को खुद के वेपन के हवाले कर दो, वो तुम्हें हारने नहीं देगी। जो सुनकर जब कैंग ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हम देखते हैं कि वो हाई ग्रेड का हेवनली वेपन उस अटैक को ब्लॉक करवा देता है। और साथ ही साथ अब कैंग काफी सारा कॉन्फिडेंट हो चुका था, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जाउडिंग पर भारी पड़ने लगा। ये देखकर तो मास्टर यीजी भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे और वो अपने सर्वेंट को इशारा कर देते हैं कि अपनी पूरी जान लगा दो, बेशक अगर तुम्हें कैंग को मारना भी पड़े तो उसे मार दो। जो सुनकर जाउडिंग बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर देता है। उसने अपने थंडर पनिशमेंट सिटी के क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहां वो अपने हाई लेवल के हेवनली वेपन को कई सारे क्लोन्स में कन्वर्ट करते हुए तेजी के साथ कैंग पर अटैक्स करना शुरू हो गया। और इन अटैक्स से कैंग का बचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन कि इन अटैक्स की वजह से कैंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो तो मरने की कगार तक पहुंच चुका था। जबकि सब लोग किन्यू को ताने मारते हुए कह रहे थे कि तुम खुद को वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर समझते हो, लेकिन तुम्हें इस मामूली सी बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हें किसी हाई ग्रेड के हेवनली गॉड से टकराने के लिए किसी लो ग्रेड के हेवनली गॉड को नहीं बेचना चाहिए। मगर दूसरी तरफ किन्यू तो कैंग के इसी तरह बुरी तरीके से इंजर्ड होने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस तरह की लाइफ एंड डेथ कंडीशन में इस हाई ग्रेड के हेवनली वेपन की असली ताकत अनलीश होती है, जिसे सोल डिवोरिंग फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लेम यहाँ पर कैंग की तलवार से काफी तेजी के साथ निकलते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जाउडिंग को जकड़ने लगी। जाउडिंग चाहकर भी इस फ्लेम से खुद को छुड़वा नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि ये फ्लेम तो जाउडिंग की पिरामिडियल स्पिरिट को भी जलाकर एब्सॉर्ब करने लगी थी, जिसकी वजह से यकीनन जाउडिंग मारा जाता। लेकिन तभी अचानक किन्यू ने फरस से कैंग को रुकने का ऑर्डर दे दिया था, यानी कि किन्यू जीत गया है। दूसरी तरफ मास्टर यीजी भी किन्यू से इंप्रेस होते हुए फरस से उसके पास आकर कहते हैं कि किन्यू प्लीज मुझे बताओ कि आखिर तुमने कौन से फोर्जिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारी रिफाइनिंग टेक्निक के अंदर 1000 फोल्ड रिफाइनिंग टेक्निक की झलकियां देखी थी, क्या ये वही है? इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक नहीं है। हाँ बेशक मैंने उसका इस्तेमाल तो किया, लेकिन मैंने 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक्स के साथ कई सारे और भी मिलियंस ऑफ रिफाइनमेंट टेक्निक्स को कंबाइन किया। और इसी तरह लगातार कई सौ सालों तक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने इस न्यू फोर्जिंग टेक्निक को इन्वेंट किया, जिसे मैं कहता हूँ स्काई स्प्लिटिंग 9 फोर्जिंग टेक्निक। जो सब सुनकर तो मास्टर यीजी सदमे में ही चला गया था और वो यहाँ काफी देर सोचने के बाद कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि मास्टर चिमी ने कभी भी अपने 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक किसी को भी सिखाया हो। तो बताओ कि आखिर ये टेक्निक तुम्हें कैसे मिल गई? इस पर किन्यू फरस से हुआंगफू एम्परर की तरफ पलटते हुए यहाँ सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मुझे मास्टर चिमी ने काफी कुछ सिखाया, क्योंकि मैं हूँ टेंपल ऑफ मिस्ट्री का नया मालिक। जो सुनकर तो मास्टर यीजी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम टेंपल ऑफ मिस्ट्री के नए मालिक हो? ये कहती वो जोर जोर से हंसने लगे जैसे कि वो पागल हो चुके हो। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं कि स्काई स्प्लिटिंग 9 फोर्जिंग टेक्निक सबसे ज्यादा बेहतरीन है और ये छोटा सा बच्चा टेंपल ऑफ मिस्ट्री का मालिक भी बन चुका है। आखिर आज के दिन मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? और इसी तरह पागलों की तरह हरकतें करते हुए वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से चला गया। वो सिर्फ उसे आवाजें देते रहे, लेकिन मास्टर यीजी की सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर लियू शुई तेजी के साथ उसके वेपन को देखते हुए कहता है कि वाओ, ये हेवनली लेवल का वेपन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर तो सोल डिवोरिंग की पावर भी है। इवन कि क्राउन प्रिंस और बाकी के सब लोग भी यहाँ किन्यू के पास आते हुए कह रहे थे कि किन्यू प्लीज क्या तुम हमारे लिए भी हाई ग्रेड के हेवनली वेपन्स क्रिएट करोगे। इवन कि एम्परर भी किन्यू की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि किन्यू वाकई में एक नंबर का जीनियस है। और अब तो हमें जानने को मिल गया कि ये टेंपल ऑफ मिस्ट्री का हाल मास्टर भी है, जो कि हमारे लुआनसुआन हाल मास्टर से तो बड़ा ही टाइटल है। ये सुनकर एम्परस भी तेजी के साथ नीचे की तरफ आते हुए किन्यू की तारीफ करने लगी, जबकि एम्परर भी किन्यू से कह रहा था कि किन्यू हमें अपने फोर्जिंग स्किल्स और ज्यादा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर किन्यू सब लोगों की तारीफें सुनते हुए अपने मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था कि ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी मुझे वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, जिसकी इज्जत गॉड किंग के स्टेटस के बराबर ही होती है। यानी कि अब मैं मिस जेंगली के साथ शादी करने की और जरा करीब हो चुका हूँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ थंडर पनिशमेंट सिटी में आ जाता है, जहाँ के एम्परर को आकर जब मास्टर यीजी ने ये सब कुछ बताया तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मास्टर यीजी यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की की पावर और उसका टैलेंट वाकई में काफी जरा महान है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को सरपास कर दे। यहीं पर हम लोग जाओ जियान को भी देखते हैं, जो कि किन्यू का नाम सुनकर थोड़ा सा शॉक हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर यीजी यहाँ पर इजाजत मांगते हुए कहते हैं कि अब मुझे सेकुलेशन में चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए। ये सब कहते हुए वो वहाँ से जाते हुए बड़बड़ा भी रहा था कि मैंने मास्टर चिमी को हराने की अपनी पूरी कोशिश की थी। पहले मैं उसे नहीं हरा पाया, लेकिन उसके गायब होने के बाद मुझे लगा कि शायद वो हार चुका है, लेकिन अब तो देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं हारा। पीछे की तरफ जाओ एम्परर भी
भी अपने बेटे जाओ जियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किन्यू कौन है। अगर मास्टर ये इस लड़के की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है कि ये फ्यूचर में काफी सारा महान बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़के के साथ हमारे जाओ फैमिली के ताल्लुकात अच्छे रहे। जाओ जियान, इस लड़के के साथ हमारे जाओ क्लैन के रिलेशन अच्छे बनाओ ताकि ये फ्यूचर में हमारे काम आ सके। ये सुनकर जाओ जियान अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहिए। और साथ ही सर वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि किन्यू, ये नाम आखिर मुझे थोड़ा सुना सुनाया क्यों महसूस हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ हुआंगफू क्लैन आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एम्परर और एम्प्रेस अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे और एम्परर अपनी बेटी को छेड़ते हुए कह रहा था कि किन्यू तो अब इतना सारा महान बन चुका है, क्यों ना हम उसके साथ तुम्हारी शादी करा दे, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम उसे पसंद करती हो। इस तरह किन्यू हमारे हुआंगफू फैमिली का मेंबर बन जाएगा और इससे हमारे हुआंगफू फैमिली को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। जो सुनकर तो कैप्टन हुआंगजिंग शर्माने लगती है, क्योंकि वो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। तभी अचानक थोड़ी देर में किन्यू भी यहाँ पर आ गया था। इससे पहले कि एम्परर कैप्टन हुआंगजिंग के रिश्ते की बात यहाँ किन्यू से कर पाता, उससे पहले ही किन्यू बता देता है कि एम्परर, मैं चाहता हूँ कि हुआंग फैमिली से मैं जियांगली के मैरिज प्रपोजल में हिस्सा लूं, क्योंकि मैं मिस जियांगली से प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है। जो सुनकर तो कैप्टन हुआंगजिंग को काफी बड़ा धचका लगा, क्योंकि किन्यू ने पहले इस मैरिज प्रपोजल के बारे में उससे कोई भी जिक्र नहीं करा था। मगर दूसरी तरफ चूंकि किन्यू ने एम्परर के सामने ये बात रख दी थी, तो आखिर एम्परर उससे कैसे मना कर सकता है। इसलिए एम्परर तो इस बात के लिए एग्री हो गए, लेकिन कैप्टन हुआंगजिंग किन्यू से कहती है कि मेरे साथ आओ, और वो उसे अपने साथ अकेले लेकर जाकर किन्यू से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने इस बारे में मुझसे पहले कोई बात क्यों नहीं की। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं काफी जरा कमजोर था और कमजोरों की कोई नहीं सुनता। अगर मैं तब के टाइम में जियांगली के साथ अपने रिलेशन को रिवील कर देता तो ये बात कोई भी हजम नहीं करने वाला था। बेशक कैप्टन हुआंगजिंग काफी जरा गुस्से में थी और वो किन्यू से कह रही थी कि नहीं, तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुमने सिर्फ मेरा और मेरी फैमिली का इस्तेमाल किया था कि तुम गॉड किंग लेवल की पोजीशन पर आकर जियांगली के मैरिज प्रपोजल में हिस्सा ले सको। इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, बल्कि मैं और जियांगली जवानी से एक दूसरे के साथ बड़े हुए। मैं जवानी के टाइम से उससे प्यार करता था, मगर तब के टाइम मेरी दुनिया से उससे उसकी फैमिली ले गई थी और मैं सिर्फ यहाँ डिवाइन रेल में आया भी इसलिए था ताकि मैं जियांगली को वापस हासिल कर सकूं। ये सारी की सारी मुश्किलें मैंने बस सिर्फ मिस जियांगली के लिए बर्दाश्त करी। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा हो। यहाँ कैप्टन हुआंगजिंग याद करती है कि जब जब उसने किन्यू के पास जाने की कोशिश करी थी, तब तब किन्यू ने उसे खुद से दूर कर दिया था, यानी कि किन्यू हमेशा से उसे रिजेक्ट करता रहा, बस उसने कभी ये पहले देखा नहीं था। बेशक कैप्टन हुआंगजिंग का दिल तो टूट चुका था, लेकिन वो किन्यू को माफ करते हुए कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं खुद को शांत कर सकूं। जो सुनकर किन्यू भी कैप्टन हुआंगजिंग के समझने पर उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो वहाँ से जाने लगा, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टूटे हुए दिल के साथ कैप्टन हुआंगजिंग की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को पियाओजू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्यू अपने बटलर और साथ ही सर मिस्टर क्यू के साथ पहुंच गया था। वहाँ का गार्ड शुरू में तो किन्यू को पहचान नहीं पाता, मगर जैसे ही किन्यू ने खुद का इंट्रोडक्शन करवाया, वो घबराते हुए किन्यू से माफी मांगने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सर्वेंट भी आ गया, जो कि किन्यू को वेलकम करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर मास्टर जियांगलन ने भेजा है, आपकी पियाओजू सिटी में रहने की अरेंजमेंट हो चुकी, प्लीज मेरे साथ आइए। ये कहते हुए वो सर्वेंट किन्यू को अपने साथ मास्टर जियांगलन के पास ले गया था, जहां मास्टर जियांगलन भी किन्यू को देखकर काफी जरा खुश हुए। वो किन्यू को बताते हैं कि जल्दी ऑफिशियली मैरिज प्रपोजल कंपटीशन शुरू हो जाएगा, लेकिन किन्यू तुम्हारा नाम तो ऑलरेडी पहले ही काफी जरा मशहूर हो चुका, सब लोग ही तुमसे मिलकर तुम्हारे करीब आना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में तुम उन लोगों के लिए वेपन फोर्जिंग कर सको, जो कि तुम्हारे लिए अच्छी बात है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पैलेस रेडी करवा दिया, जाकर अपने पैलेस में आराम कर लेना। दूसरी तरफ किन्यू जाने से पहले मिस जियांगली से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस मैरिज प्रपोजल में हिस्सा लेकर इस कॉम्पिटिशन को जीतूंगा भी, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। अभी के लिए तुम मास्टर जियांगलन के साथ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। जो सुनकर मिस जियांगली मास्टर जियांगलन के साथ अंदर की तरफ रवाना हो गई। तभी अचानक यहाँ किन्यू का बटलर उसके पास आ जाता है, जो कि किन्यू को बता रहा था कि थंडर पनिशमेंट सिटी का जाओ जियान भी इसी पियाओजू सिटी में मौजूद है और वो आपसे मिलना चाहता है, हम क्या करें। किन्यू तो जाओ जियान का नाम सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, उसे मेरे पैलेस ले आओ। जो सुनकर मिस्टर क्यू जाओ जियान को अपने साथ यहाँ किन्यू के पैलेस में ले आया, जो पैलेस मास्टर जियांगलन ने किन्यू को रहने के लिए दिया था। इस पैलेस के अंदर आते हुए आसपास की जगह को देखते हुए जाओ जियान कह रहा था कि जिस जगह मैं रहता हूँ वो जगह इतनी जरा आलीशान नहीं है। इसका क्या मतलब बनता है, क्या मास्टर जियांगलन मुझसे जरा इज्जत एक वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर को देते हैं। जो बात तो उसे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन चूंकि उसके डैड का ऑर्डर था कि उसे किन्यू के साथ ताल्लुकात अच्छे करने थे, इसलिए वो बिना कोई ऑब्जेक्शन करे हुए पैलेस के अंदर किन्यू के पास आ जाता है। जहाँ आते ही वो किन्यू को काफी रिस्पेक्टफुली ग्रीट
करने लगा। दूसरी तरफ किन्यू भी मुस्कुराकर पीछे की तरफ पलटते उसे जवाब देकर कहता है, क्या चाहते हो तुम हो जाओजियान। यहाँ किन्यू का फेस देखकर तो जाओजियान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये वही आदमी है जिससे मेरी मोर्टल वर्ल्ड में मुलाकात हुई थी। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो जाओजियान ही मोर्टल वर्ल्ड में मिस जियांगली को लेने के लिए आया हुआ था और उसने किन्यू को धमकी भी दी थी कि मिस जियांगली से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और साथ ही साथ उसने किन्यू के पूरे गांव को खत्म कर दिया था। किन्यू